गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बताऊंगा और उसके बाद आपको कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा और कल आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, है ना, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये आपका जो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम है उसके पेपर का पैटर्न यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए एक एक चीज़ को और जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। कौन सी चीज़ कहाँ से तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, आपको कैसे आंसर्स लिखना है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में वो आपका अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश समझते हैं ना बच्चों, जिसमें ऐसा एक पैराग्राफ होगा जो आपने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब बुक के बाहर से, है ना, कोई भी एक पैराग्राफ हो सकता है संस्कृत में जिसको पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं, है ना, तो उसको अपठित गद्यांश कहते हैं। तो उसको ध्यान से एक बार आप पढ़िएगा। जब आपको पेपर दिया जाए पढ़ने के लिए तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको उसमें अंडरलाइन करिएगा, है ना। क्वेश्चंस को पढ़कर उसमें क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे वो वाक्य कहाँ पर आया है ना। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन उस पैराग्राफ में कहाँ पर है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि वो क्वेश्चन पैराग्राफ में कहाँ पर है ना। अंडरलाइन करके फिर आप उसे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद वो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे उसमें और आपको वो सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। तो उसमें ध्यान ये रखिएगा कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है कि वो क्वेश्चंस ऊपर पैराग्राफ में कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका चित्र वर्णन होगा। चित्र वर्णन में ध्यान से एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा। चित्र में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, क्या है ना। और उसके बाद जो नीचे वाक्य दिए होंगे उसको आपको लिखना है। बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि चित्र वर्णन, संवाद वर्णन और पत्र, ये तीनों क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, केवल आंसर्स नहीं लिखने हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, पूरा चित्र वर्णन आपको जो पूरे वाक्य दिए हुए हैं वो पूरे वाक्य लिखने हैं। ठीक है, नहीं तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। पूरा वाक्य लिखिएगा चित्र वर्णन में भी, इसी तरह संवाद वर्णन में भी पूरे वाक्य लिखिएगा और पत्र में भी पूरा पत्र लिखिएगा। ठीक है, आंसर के साथ जैसा उसमें लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में वैसे ही नंबर डाल करके वैसे ही आपको पत्र लिखना है पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आंसर्स लिख दें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चित्र वर्णन, संवाद वर्णन और पत्र में पूरा लिखिएगा। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा था आपको चित्र वर्णन के बारे में। तो चित्र वर्णन में वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक वाक्य पढ़ें और उसके बाद आप उसमें फिलअप कर लें, नहीं, पहले सारे ही वाक्यों को पढ़कर देखिएगा कौन से वाक्य से आपको क्या समझ में आ रहा है ना, कहाँ पर कौन सी चीज़ आ सकती है, संभावना है ना, उसको आप फिलअप करिएगा और 2 बार 3 बार कई बार पढ़ करके जब आपको लगे कि हाँ इसमें यही आएगा उसको फिर आप तब करिएगा और इन चीज़ों को ध्यान से करिएगा, है ना। चित्र वर्णन, संवाद वर्णन और पत्र, ये चीज़ें जो हैं उसमें आप बच्चों की ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चित्र वर्णन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहले आपको पूरा जितने भी वाक्य दिए हैं वो पढ़ना है, चित्र को ध्यान से देखना है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी उसको व्यवस्थित तरीके से करना है ना। तो जिसमें आपको लगता है पूरी श्योरिटी कि यहाँ पर यही आएगा उसको तो आप फिलअप कर लें, और जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इसमें ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है उसको फिर आप लास्ट में करें। ठीक है बच्चों। उसके बाद संवाद वर्णन जो है, चित्र वर्णन आपका 5 नंबर का ही होगा तो 5 इसमें होगा। आप पूरा लिखिएगा, है ना, पूरे वाक्य में आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि केवल आंसर्स लिख दें, पूरे चित्र वर्णन में जो भी वाक्य होंगे उसको ज़रूर लिखिएगा पूरा। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद संवाद वर्णन में भी ध्यान दीजिएगा। संवाद जो दिए होंगे
उनको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो आप उस पूरे वाक्य को या नेक्स्ट जो वाक्य है उसको ज़रूर पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक वाक्य पढ़ा और उसको पढ़ते ही आपने सीधा उत्तर दे दिया, है ना। ऐसा करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। इसीलिए नेक्स्ट जो वाक्य होगा उसको पढ़िएगा, जिससे हो सकता है आपको ऊपर वाला वाक्य समझ में आ जाए और आप उसे प्रॉपर अच्छे से आंसर दे पाएँ। इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जब उसका उत्तर दें संवाद वर्णन में, तो जो अगला वाक्य होगा उसको पढ़ें ध्यान से, उसको समझें। अगर आपको मान लीजिए पहला वाक्य समझ नहीं आया, है ना, उसमें हो सकता है कोई शब्द अर्थ आपको नहीं पता है, तो दूसरा वाक्य पढ़िए, उससे आपको पहले वाक्य का पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर, है ना। ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए पूरे संवाद को अच्छे से पढ़कर देखिएगा। एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार पढ़िए, है ना। ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए उसको कि वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि संवाद का जो टॉपिक है, मतलब किस बारे में बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत को ध्यान में रखिएगा, है ना। किस टॉपिक पे बातचीत हो रही है, तभी आप जान पाओगे कि अच्छा इसमें इस टॉपिक पे बात हो रही है तो इसमें इस तरह का वाक्य हो सकता है ना। आप इससे ये भी कर सकते हो और यहाँ पर इस शब्द का ये अर्थ हो सकता है। इस तरह से आप जो है संवाद वर्णन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्र वर्णन में ध्यान दीजिएगा। पत्र को करते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि पूरे पत्र को अच्छे से पढ़िएगा। फिर से मैं यही कहूँगा कि पूरे पत्र को लिखना है, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। और उत्तर सहित आपको उसको लिखना है, जैसा लिखा हुआ उसमें पूरे पत्र को वैसे ही करना है आपको। और उसमें वाक्य को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। पत्र में कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, इसके लिए पहले तो पत्र का क्या टॉपिक है ना, पत्र किसको कौन लिख रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप जान पाएंगे अच्छे से कि अच्छा यहाँ पर जो है ये वाला आ सकता है या ये नहीं आ सकता, है ना। इसीलिए पत्र को अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा उसको समझ करके ध्यान से करने की। बिना समझे हुए अगर करेंगे तो गलतियाँ होंगी, है ना। समझ कर अगर करेंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, तो आप सही कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद ये पत्र भी आपका 5 अंक का होगा, 5 नंबर का होगा। फिर पठित गद्यांश, है ना, जो आपका बुक से एक पैराग्राफ आएगा लेसन से, जो 6 नंबर का होगा। तो ये आप इजीली कर पाएंगे। गद्यांश में तो आप इजीली कर लेते हैं, है ना। उसमें आप बस क्वेश्चंस को अंडरलाइन करिएगा ऊपर पैराग्राफ में, कौन सी लाइन कहाँ पर आई है और उसके हिसाब से आप इसमें उत्तर लिखिएगा, ठीक। उसके बाद पठित श्लोकांश, तो एक आपका श्लोक आएगा और श्लोक के बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ध्यान ये रखिएगा बच्चों, गद्यांश में तो आप उत्तर ढूंढ लेते हैं, है ना, लेकिन श्लोक में जो उत्तर होगा वो थोड़ा सा श्लोक के अंदर होगा। तो श्लोकों को, जो लेसन आपके जिसमें श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोक वाले लेसन्स को, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। उसके अर्थ को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप उसका आंसर्स लिख पाएँ, ठीक। उसके बाद जो आपका पठित प्रश्नोत्तर है, इसका क्या मतलब है, इसमें आपको देखिए पठित गद्यांश 6 नंबर का होगा, पठित श्लोकांश जो है वो भी 5 नंबर का होगा, और पठित प्रश्नोत्तर ये आपके चैप्टर्स में से क्वेश्चंस होंगे, है ना। चैप्टर के अभ्यास में से क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। इसके लिए आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, सीधा प्रश्न पूछा गया होगा। हाँ, प्रश्न में ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इसीलिए चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। उसको चाहे तो आप याद कर लीजिएगा कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है ना। चैप्टर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आप उत्तर दे पाएंगे। और क्वेश्चंस के अर्थ को ज़रूर समझ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस के अर्थ को नहीं समझा और सीधा आपने क्वेश्चंस को रट लिया तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। इसलिए क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है ना। क्वेश्चंस के अर्थ को अगर आप समझ लेंगे तो आप आंसर्स अच्छे से कर पाएंगे, है ना। हो सकता है कुछ चेंज हो उसमें, वैसे तो नहीं होगा चेंज, लेकिन जैसा आपकी किताब में प्रश्न पूछा गया है अभ्यास में, वैसा ही प्रश्न होगा, तो वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है। इसलिए जितने चैप्टर्स आपके उसमें लगे हुए हैं सिलेबस में, उन चैप्टर्स से जो क्वेश्चन आंसर है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। यही आपका पठित प्रश्नोत्तर होगा, है ना। पढ़ा हुआ जो प्रश्नोत्तर होगा, मतलब आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को करना होगा। ये भी 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 नंबर का। उसके बाद 8वां पॉइंट है शब्द अर्थ होगा।
तो शब्द अर्थ का मैंने आपको भेज दिया था PDF, उसमें उसको अच्छे से एक बार दोहरा लीजिएगा। शब्दों को जब आप अर्थ देख लीजिएगा उसका, कौन से शब्द का क्या अर्थ बताया गया है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिएगा, एक तरफ शब्द लिख लीजिएगा और जब आपको लगे कि आपको याद हो गया तो आप उसको बिना देखे हुए उनके अर्थों को एक बार खुद से लिखिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो 1-2 बार इसको दोहराइएगा, अच्छे से याद करिएगा और हर शब्द का फिर अर्थ लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं लास्ट में एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जो ऊपर मैंने जो टफ़ वाला हिस्सा बताया था आपको, पत्र वाला या फिर संवाद वाला, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं अलग से आपको अभी फिर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद है आपका 9वां पॉइंट है रिक्त स्थान पूर्ति। ये भी आपके चैप्टर से ही होगा। चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, अलग अलग चैप्टर्स में, जिसमें क्रियावाची शब्द भरने हैं। क्रियावाची शब्द समझते हैं ना, जिसमें धातु रूप भरने होते हैं ना। तो आपको धातु रूप भरने के लिए दिया जाएगा। ये आपका 3 मार्क्स का ही होगा, है ना। तो इसमें आपको 3 ही वाक्य होंगे और उसमें आपको क्या करना होगा, चैप्टर्स में जो फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें धातु रूप भरने के लिए है। धातु रूप मतलब जैसे पठती हो गया, गच्छति हो गया, इस तरह के जो धातु रूप हैं वो भरने के लिए फिलिंदा ब्लैंक्स में दिए होंगे, उनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद 10वां पॉइंट है प्रश्न निर्माण। तो इसमें भी आपको रिक्त स्थान वाले में भी आपको मंजूषा मिलेगी, है ना, वहाँ से आपको चुन करके और उसमें फिलअप करना है फिलिंदा ब्लैंक्स में, तो वहाँ दिया होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रश्न निर्माण भी आपका 3 नंबर का होगा। प्रश्न निर्माण करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या कि प्रश्न निर्माण में जो भी प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न मतलब वहाँ एक वाक्य दिया होगा और उस वाक्य में क्या करना है कि आपको वाक्य में जो अंडरलाइन शब्द है उसके लास्ट में देखना है बच्चों। उस शब्द के लास्ट में जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, उस शब्द के लास्ट में कैसा शब्द है ना। जैसे रामस्य है मान लीजिए, तो जो प्रश्न बनेगा वो कैसा होगा, उसके लास्ट में भी वैसा ही होगा। जैसे रामस्य के लास्ट में स्य है, तो इसका जब प्रश्न बनाएंगे तो कस्य हो जाएगा, है ना। जैसे रामेण है, तो रामेण के लास्ट में एन आ रहा है ना, साउंड कर रहा है एन, तो इसलिए उसका जो प्रश्न बनाएंगे तो उसमें भी केन होगा, केन में भी एन आ रहा है लास्ट में साउंड। तो ऐसा जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखना है प्रश्न निर्माण करते हुए। मतलब 99% ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें साउंड जो है वो मैच करेंगे, है ना। इसलिए आपको ध्यान से प्रश्न निर्माण करते हुए क्वेश्चंस वाले को करना है। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं ना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन कहीं भी अगर थोड़ी सी चूक हुई, ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं समझा, तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए कैसे करना है आपको। देखिए, उसके बाद प्रश्न निर्माण में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसा अंडरलाइन शब्द होगा उसके लास्ट में कैसा साउंड है, वैसा ही साउंड ऑप्शन में होगा, आपको वही टिक लगाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण आपका 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। उसके बाद 11वां जो प्रश्न है वो शब्द रूप वाला होगा। शब्द रूपों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और या तो आपके जो पेरेंट्स होंगे उनको कहिएगा कि वो पूछें आपसे, है ना, जो भी शब्द रूप है या धातु रूप है वो आप उनको दे दीजिए पुस्तक में, या जो भी आपने अगर नोटबुक में किया है, और उनसे बोलिए पूछने के लिए कि बताओ कि जैसे इस शब्द का प्रथमा विभक्ति में या षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में क्या बनेगा, है ना। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, या जो आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, इस तरह से पूछें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये शब्द रूप वाले 4 होंगे, 4 मार्क्स के। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जितने भी शब्द रूप बताए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाए तो उसको लिख कर देखिएगा अच्छे से, है ना। तो ये करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह धातु रूप में भी आपको करना है, ये भी आपका 4 मार्क्स का ही होगा। धातु रूप की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और तीनों लकारों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ना, लट लकार वर्तमान काल, और लंग लकार भूतकाल के लिए, और लिट लकार भविष्य काल के लिए ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा जो भी आपके सिलेबस में धातु रूप आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो पर्यायवाची शब्द है, इसके लिए मैंने आपको दिया ही था वो
असाइनमेंट शीट उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं फिर से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। और या फिर आप किसी को सुना भी सकते हैं, है ना, पर्यायवाची शब्द, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी आपके 4 मार्क्स का होगा। विलोम शब्द है उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये भी विलोम शब्द जो हैं दिए हुए ये भी आपके सारे चैप्टर्स से ही होंगे, विलोम शब्द भी पर्यायवाची शब्द भी, तो उसकी लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी थी और उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। विशेषण विशेष्य ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कई बार गलतियाँ कर देते हैं। इसको करते हुए, विशेषण विशेष्य को करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि विशेषण विशेष्य हमेशा एक ही विभक्ति में होता है। फिर से मैं बताता हूँ आपको, विशेषण विशेष्य की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि विशेषण में जो विभक्ति जो वचन होगा वही वचन वही विभक्ति विशेष्य का भी होगा, इसीलिए वो मैच करेगा, है ना। मैच करेगा मतलब उसके जो लास्ट में होगा वो मैच करता होगा, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मैंने प्रश्न निर्माण में आपको बताया था ना मैच करते हुए, वैसे ही इसमें भी आपका विशेषण विशेष्य में भी मैच करेगा, ठीक है। वही विभक्ति वही वचन होगा, जो विशेषण का होगा वही विशेष्य का होगा, इस बात का आप ध्यान रखते हुए अगर करेंगे इसमें मिलान आएगा, ठीक है बच्चों। विशेषण विशेष्य में मिलान रहेगा, मतलब मैच द फॉलोइंग, है ना, मैच करने के लिए होगा। एक तरफ विशेषण होंगे लिखे हुए, एक तरफ विशेष्य होंगे, आपको मैच करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अच्छे से उसमें देखिएगा कि लास्ट में कौन सा साउंड मैच कर रहा है किसके साथ, है ना, तो उसी को मिलान करिएगा, है ना। जैसे आपका बहुत सारे विशेषण थे ना, तो इस तरह से उनके लास्ट में ज़रूर देखिएगा, है ना, लास्ट में जो साउंड आएगा उसको मैच करना है। विशेषण विशेष्य वाले क्वेश्चन में इसको इस तरह से करिएगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो अव्यय प्रयोग है इसमें रिक्त स्थान आएगा, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वाक्य होंगे, 4 वाक्य होंगे और आपको उसमें अव्यय फिल करना होगा। अव्यय समझते हैं ना बच्चों, जिसके रूप नहीं बदलते, है ना, मतलब रूप नहीं चलते, तो उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे तत्र हो गया, कुत्र हो गया, इस तरह से, है ना, सदा हो गया, विना हो गया। तो आपके पास वो जो असाइनमेंट शीट है ही उसमें मैंने आपको अव्यय वाली लिस्ट भी दी थी। हर अव्यय का एक एक वाक्य प्रयोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। वाक्य प्रयोग कैसे देखेंगे आपको, वैसे तो अलग से उस पर जो असाइनमेंट शीट मैंने दी थी उसमें वाक्य प्रयोग नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो जितने भी अव्यय वहाँ दिए हुए हैं उनकी आपको वाक्य प्रयोग जो है इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक बार चाहें तो उन सभी जितने भी अव्यय दिए हुए हैं उन सभी के एक एक वाक्य प्रयोग एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या अर्थ है ना, और उसका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, होगा तो मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक। उसके बाद 17वां जो पॉइंट है उसमें आपको संख्या दी जाएगी। संख्या में सबसे ज़रूरी बात बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए कि संख्या में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती कर देते हैं, शुरू वाली संख्या देख करके और उस पर टिक कर देते हैं। तो शुरू में, क्योंकि संस्कृत में जब भी संख्या लिखी जाती है वो कैसी होती है, वो दूसरी तरफ से होते हैं, मतलब लास्ट से देखना है आपको। शुरू में जो संख्या होगी उसको नहीं देखना है, लास्ट में जो लिखा होगा उसको पहले देखना है और बाद में शुरू वाले को देखना है। इसका क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कहा अष्टादश, तो इसमें पहले अष्टादश, तो इसमें अष्ट आया है ना, तो अष्टा का मतलब 8 हुआ और 10 आ रहा है तो 10, तो पहले आपको 8 नहीं देखना है बल्कि पहले 10 देखना है, उसके बाद अष्ट देखना है। तो इससे क्या होगा, 10 पहले आया उसके बाद 8 आया तो क्या बन गया, 18 बन गया। तो ये 18 संख्या है, न कि 81, है ना। ऐसा मत करिएगा कि पहले जो रहेगा उसमें उसको बाद में देखना है आपको, शुरू वाले को बाद में रखना है और जो लास्ट में दिया है उसको पहले रखना है ना। जैसे मान लीजिए पंचचत्वारिंशत है ना, तो पंच पहले आया तो उसको बाद में रखना है ना, संख्या में उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो उसको बाद में रखना है और जो लास्ट में दिया उसको शुरू में रखना है। इसी तरह समय में ध्यान रखना है बच्चों, समय को करते हुए 4 समय हैं, 4 पॉइंट मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, बताया भी था क्लास में भी सारी चीज़ें, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जब पूरा समय होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 वादने, 2 वादने, 3 वादने, चतुर्वादने, है ना, 5 वादने, 6 वादने, इस तरह से करना है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। जब कभी भी मान लीजिए कि 1:15 हो रहा है ना, 2:15 हो रहा है, 3:15 हो रहा है या 4 बज के, या इस तरह के जब भी 15 मिनट आगे होगा तो आपको क्या करना है, देखो 15 मिनट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, मान लीजिए कि 7:15 हो रहा है ना, 7:15 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा
सवा सात कहते हैं हिंदी में। तो सवा कह रहे हैं ना, तो सवा जो शब्द है उसके लिए क्या है, सपाद शब्द है ना, सपाद। तो सवा और सपाद ये दोनों मिलता है ना, सौ से ही सपाद होगा और सौ से ही क्या होगा, सवा होगा। इसीलिए इसको ध्यान रखना है और आपको उसी पर करना है ना। तो सपाद सप्तवादनम है ना, अगर 7:15 हो रहे हैं तो सपाद सप्तवादनम, 8:15 हो रहे हैं तो सपाद अष्टवादनम है ना। इस तरह से सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम है ना। तो जितना भी आपका समय हो रहा है उसमें ये लिखना है। और जब आधा होगा, जैसे मान लीजिए 3:30 हो रहा है ना, 3:30 हो रहा है, या फिर 5:30 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सार्ध। सार्ध मतलब आधा है ना, आधे के साथ तो सार्ध बन जाएगा शब्द। तो सार्ध पंचवादनम मतलब 5:30 हो रहे हैं है ना, 7:30 हो रहे हैं मान लीजिए, तो सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम। इस तरह से सार्ध मतलब आधा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और एक उसी में समय में और आपका होता है जब हम कहते हैं कि 6:45 हो रहा है ना। 6:45 का मतलब क्या होता है बच्चों, जब 7:15 होता है ना। इस तरह से हम बोलते हैं 8 बजने में जब 15 मिनट है, तो इस तरह से है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, 7:45। तो ये जो पौ से जो हमने कहा ना, 7:45, 9:45, 9:10 या इस तरह से जो हम बोल रहे हैं हिंदी में, उसके लिए पौ से पौने शब्द है और पौ से ही पादोन शब्द है संस्कृत में है ना। तो जब हम कहेंगे पादोन अष्टवादनम, इसका मतलब कि 7:45 हो रहा है। ध्यान से रखिएगा इस बात को कि 7:45 को जब हम बताएंगे तो उसमें क्या होगा, पादोन अष्टवादनम है ना। क्यों, क्योंकि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पादोन अष्टवादनम। पादोन मतलब 15 मिनट और 15 मिनट बाकी हैं और 8 बजने में, क्या बजने में, 8 बजने में। तो पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम है ना। तो ध्यान रखिएगा एक संख्या इसमें आगे होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हो गया आपका समय के संदर्भ में, ठीक है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आप पेपर कर पाएंगे और पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात आपको और ध्यान देनी है बच्चों कि ये मैं PDF आपसे शेयर करूँगा। इसमें आपका इसमें सारे ही चैप्टर्स के जो हैं वो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। वैसे तो आपको मैंने करवा ही दिया था, लेकिन इस सॉल्यूशन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जिसमें जो है सॉल्यूशन जो है उसमें आपको सारे ही आंसर्स मिल जाएंगे। और इसमें अच्छे से एक एक चैप्टर को दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको फिर से दोहरा सकते हैं, एक एक चीज़ देख सकते हैं। और अगर ध्यान रखिएगा इसमें हर चैप्टर का अच्छे से एक एक चीज़ को दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा श्लोकों के और जो आपका अभ्यास है वो है ना। तो कोई अगर क्वेश्चन आपका छूटा है या रह जाता है या किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो इसमें से आंसर्स मिला सकते हैं। ये फाइनल आंसर होगा है ना, इसमें कहीं गलती नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो आप इससे अपना आंसर्स मिला लें, एक बार चेक कर लें आपने जो कॉपी में किया हुआ है। वैसे तो मैंने चेक कर ही दिया है, फिर भी अगर कहीं आपको लगता है एक बार कहीं कोई डाउट है तो इसी से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये PDF भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसमें जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो सारे ही मैंने इसमें आपको PDF बना करके दे दिया है। आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा और इसको अच्छे से इसमें एक एक चीज़ को, जितना भी अभ्यास है पूरे को आप एक बार ज़रूर लीजिएगा है ना। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन अभ्यास की तो एक एक क्वेश्चन में फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। हर चीज़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पूरे अभ्यास के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं, आपको किसी में डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसमें जहाँ भी क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए बच्चों, जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो जो जैसे क्रियावाची रिक्त स्थान वाला वो भी इसमें चैप्टर्स में दिया हुआ है, जहाँ जहाँ उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो शब्द रूप दिए हैं या धातु रूप हैं वो सब भी देख लीजिएगा। और आपका इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा कि चैप्टर्स के बीच में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा है ना। तो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो है ना, लास्ट ये सदाचार वाला है, इसको भी देख लीजिएगा बच्चों अच्छे से, ठीक है, ताकि आप इसको जब आप कर पाएंगे तो इसमें कोई भी डाउट ना रहे है ना। और क्वेश्चन आंसर जो है उनको तो ज़रूर देख ही लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक।
इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि आपका बच गया ये वाला। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये वाला जो है आपका चित्र वर्णन, संवाद वर्णन और पत्र लेखन, है ना। इन 3 में बच्चों को काफ़ी मतलब आपको थोड़ा सा कठिन लगता है ना। तो इसलिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। उस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर रुकिए ज़रा मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वेबसाइट जो है आपका, ये है वेबसाइट। मैं शुरू में आपको दिखा देता हूँ, छोटा करके देखिए, ये रहा वेबसाइट आपका, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये लर्न इंस्टा है वेबसाइट। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 7th क्लास ऊपर दिखाई देगा, ये क्लास 7 है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको NCERT सॉल्यूशन क्लास 7 रुचिरा भाग 2 ये मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका, इसको क्लोज़ करिए, एडवर्टाइजमेंट था। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगले उस पर आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें यहाँ आ जाइए, चैप्टर्स के नीचे आपको दिखाई देगा लास्ट में यहाँ पर व्याकरण भाग है ना। व्याकरण भाग के नीचे आपको मिलेगा रचना भाग, है ना, 7th क्लास। तो इसमें देखिए चित्र वर्णन, पत्र लेखन, अपठित अवबोधनम और अनुच्छेद और संवाद दिया हुआ है। तो आपके लिए 4 चीज़ें यहाँ काम की हैं। एक तो चित्र वर्णन है, पत्र लेखन है, अपठित अवबोधनम है और संवाद लेखन है। तो जैसे मान लीजिए पत्र लेखन दिया है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा पत्र लेखन, और इसमें जितने भी पत्र दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उन सभी पत्रों का अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इसीलिए इन सभी पत्रों को, है ना, जितने भी यहाँ दिए हुए हैं उसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप बिना आंसर्स देखे हुए आप एक बार खुद से इन पत्रों को हल करिए, है ना, समझने की कोशिश करें, हल करें और फिर आंसर्स चेक करें कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो और इस पर जो आंसर्स दिए हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना। जहाँ समझने में प्रॉब्लम हो वहाँ फिर पूछ सकते हैं आप, है ना। एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं भी, कहीं अगर कोई आपको डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, है ना, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप कभी भी फ़ोन करेंगे तो आपको मैं आंसर्स कर दूंगा, बता दूंगा। उसके लिए आप कभी भी पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं तो। जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, कम ही लेटर हैं यहाँ पर, तो इनको आप ज़रूर देख लें एक बार और अच्छे से देख लें। और उसके बाद आपका जो ये है लेटर के अलावा यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से ये देख सकते हैं आप, हाँ, पत्र वर्णन देखा आपने, चित्र वर्णन इसी तरह आपको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इन चित्र वर्णन को भी आप करने की कोशिश करें। यहाँ पर चित्र वर्णन में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पूरे वाक्य दिए हुए हैं ना। तो आप इन वाक्यों को समझने की कोशिश करें, इनके अर्थ को जानने की कोशिश करें कि क्या है यहाँ पर अर्थ इन वाक्यों का, है ना, ताकि आपको इन वाक्यों का अर्थ समझने में आपको आसानी हो, ईजी हो। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप पूछ लीजिएगा फिर, है ना, मुझसे। इसी तरह आपका जो है यहाँ देख सकते हैं, ये एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। पत्र वर्णन हो गया, चित्र वर्णन हो गया, उसके बाद आपका संवाद लेखन, है ना। तो संवादों को भी अच्छे से यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक पर क्लिक करके आप सीधा जा सकते हैं। तो यहाँ जितने भी संवाद दिए हैं अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, आपके फिर फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें कल बैठ करके, सारे चैप्टर्स और इन 3 चीज़ों की, चैप्टर्स को तो अच्छे से देखिएगा ही, इन 3 चीज़ों की तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इतना कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, तो यही था इस वीडियो का मेन मकसद कि आपको सारी चीज़ें एक साथ आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, किस क्वेश्चन को कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सारी चीज़ें अभी मैं भेज रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देख लें, अच्छे से समझ लें। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, आपको कोई प्रश्न पूछना है, कोई क्वेरी हो, तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, शुभ रात्रि।